कक्षा 8 गणित। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 को। इस प्रश्नावली में आपको संख्याएं दे देगा, उसको मानक रूप में बदलना रहेगा, या फिर कोई मानक रूप में संख्या लिखी गई रहेगी, उसको आप सामान्य रूप में बदलना रहेगा, है ना। तो संख्याओं को मानक रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, चलिए पहले हम लोग इसको सीखते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं मानक रूप। और मानक रूप का इस्तेमाल हमेशा कोई बड़ी संख्या है, जैसे यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी, या फिर मान लेते हैं पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, इस प्रकार की जो भी दूरियां रहती है ना, बहुत अधिक दूरी या बहुत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का यदि द्रव्यमान वगैरह लिखना रहता है ना, तो मानक रूप का इस्तेमाल किसी बड़ी संख्या को लिखने के लिए होता है, या फिर कोई बहुत छोटी संख्याओं के लिए लिखने के लिए भी होता है ना। तो मानक रूप में संख्याओं को आप किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक संख्या लिख देते हैं हम ना, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे 1 हमने यहाँ पे 1 चलिए 12.5 लिख दिया, और गुणते हमने 10 पर घात यहाँ पे 7 लिख दिया, है ना। अब यहाँ पर एक बड़ी ही संख्या है, और यहाँ पर कब हम इसको बोलोगे मानक रूप में, तो यहाँ पर कोई भी आपको पूर्ण संख्या हो जो कि 1 से लेकर यहाँ पे 9 तक होनी चाहिए। देखिए हम बताते हैं, 1 से लेकर 9 तक आप संख्याओं को लिख दें, और फिर उसके बाद दशमलव बिंदु हो, ठीक है, दशमलव बिंदु होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1.5 हमने लिख दिया, है ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग ले सकते हैं मानक रूप में, और साथ साथ यहाँ पे 10 भी रहेगा, और 10 पर कुछ घात रहेगा। मान लेते 1.5 है, यहाँ पर गुणते, और 10 पर भी कुछ पावर रहेगा, है ना, यहाँ पर कुछ आपस में कुछ घात रहेगा, वो धनात्मक घात भी हो सकता है, और घातांक का वैल्यू धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से होना चाहिए। देखिए अभी हम लोग मान लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं 15, जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ना 12.5 गुणते 10 पर यहाँ पे 7 घात ना, तो यहाँ पर एक मानक रूप में संख्या नहीं लिखी गई है ना। यहाँ पे जो भी संख्या रहे, यहाँ पर एक अंक बाद, जैसे 1 से 9 तक ही होना चाहिए। यहाँ पे 1 से 9 तक हम लोग 10 को नहीं ले सकते हैं ना, 2 अंक की संख्या नहीं होनी चाहिए, हमेशा वह 1 अंक की संख्या होनी चाहिए, और 1 अंक में भी हम लोग शून्य को सम्मिलित नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर यहाँ पर ये संख्या लिखी गई इस प्रकार से होगा, वो जो भी संख्या रहेगा वो मानक रूप में रहेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख दे 15.7 हम लिख दिया, गुणते 10 पर घात हमने 5 लिख दिया, तो ये संख्या जो लिखी गई ये मानक रूप में नहीं है। अभी हम लोग इसी संख्या को बदल कर यहाँ पर क्या कर दें, 10 से हम लोग अंश और में भाग दे दें, ताकि यहाँ पे दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाए, इस पर एक घात और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 1.57 हो गया, गुणते 10 पर घात यहाँ पे 6 हो गया। तो अब जो यहाँ पर संख्या लिखी गई है, यहाँ पर एक मानक रूप में हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर संख्या लिखा है जो पूर्ण संख्या है वह 1 से लेकर 9 तक के बीच में होना चाहिए। दशमलव संख्या को लिखने के बाद गुणा का चिन्ह होना चाहिए, मतलब गुणा का चिन्ह तो हम लोग लगा ही देंगे, और यहाँ पे 10 पर कुछ घात करके संख्या होनी चाहिए, है ना, 10 पर घात होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक संख्या होनी चाहिए, फिर बाद में दशमलव बिंदु होना चाहिए, और यहाँ पे 10 के गुणनखंड होना चाहिए, 10 का गुणनखंड होना चाहिए, और उस पर कुछ घात होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कोई भी छोटी बड़ी संख्या हो सकता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से मानक रूप में दर्शाएंगे। बाकी यदि प्रश्न आएगा तो उसको हम लोग हल भी करेंगे। और देखिए यहाँ पर हम लोग ना 10 का प्रभाव समझ लेते हैं कि कोई भी संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पर हमने संख्या ले लिया 1 दशमलव, यहाँ पर चलिए हमने 5 ले लिया, यदि हम लोग इसमें 10 से गुणा करते हैं तब क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए हम लोग 10 से जब गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे पहले संख्या गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 15 में जब 10 का गुणा कर देंगे तो 150 हो जाएगा। दशमलव बिंदु यहाँ पे देख रहे हैं इकाई अंक एक अंक बाद है ना, एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव बिंदु लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी दशमलव बिंदु हमने लगा दिया। तो अब यहाँ पर देखेंगे जब पहले संख्या थी, जो पहले दशमलव संख्या थी ना, तो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव बिंदु था, लेकिन जब हमने उसमें 10 से गुणा कर दिया तो दशमलव बिंदु एक अंक क्या हो गया, एक अंक दाहिने साइड खिसक गया, ठीक है। यहाँ पे दशमलव बिंदु 1 और 5 के बीच में था, अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5 के बीच में हो गया, मतलब यहाँ पे दशमलव बिंदु यहाँ पर था, अब यहाँ पे दशमलव बिंदु एक अंक दाहिनी साइड खिसक गया, ठीक है। इसको ये भी समझ सकते हैं, जब आप 10 से गुणा कर रहे हैं तब यदि 100 से गुणा करते थे तो उसी प्रकार से दशमलव बिंदु 2 स्थान दाई साइड खिसक जाता है ना। तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे, 10 से आप गुणा कर रहे हैं तब। अच्छा 10 से जब इसमें हम लोग भाग दे देते हैं, 1.5 है ना, जब इसमें आप 10 से भाग देंगे तब इसमें इस प्रकार क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे दशमलव बिंदु, यहाँ पे जिस प्रकार से आपने 10 से भाग दिया तो दशमलव बिंदु दाहिने चला गया, उसी प्रकार से भाग देंगे दशमलव बिंदु फिर पुनः उसी स्थान पर आ जाएगा। यहाँ पर 1.5 में आप 10 से भाग देंगे तो आपको 0.15 प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से आप 1.5 संख्या था, 1.5 में जब आपने 10 से गुणा किया तो यहाँ पे 15.0 हो गया, अभी 15.0 में यदि आप 10 से भाग दे देंगे तो फिर वही जो पुनः संख्या थी वही प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर चाहे तो हम एक बार भाग भी देकर आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर भाग दे देते हैं, 1.5 है, यहाँ पर आपको भाग देना है 10 से हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या भाग नहीं जा रहा है, अब हम लोग भाग ले भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो दशमलव बिंदु के बाद वाली संख्या है इसका भी हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 0 दशमलव, इस प्रकार से आप लगा देंगे, क्योंकि आप दशमलव की बाद की संख्याओं का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। जब भी यहाँ पर भाग देंगे कोई दशमलव संख्या में, तो आप भाग देंगे ना, तो पहले जितना बार पूर्ण संख्याओं में भाग जा रहा है पूर्ण संख्याओं में भाग दे लीजिए, ज्यों आप 10 दशमलव बिंदु के बाद की संख्याओं का इस्तेमाल करने लगेंगे ना, तो उस प्रकार दशमलव बिंदु को प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पर पहले ही दशमलव बिंदु, मतलब यहाँ पर दशमलव बिंदु के बाद की संख्या का हम संख्या में भाग ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने 0 लिखकर दशमलव बिंदु लगा दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग भाग ले जाते हैं, एक बार भाग चला जाएगा तो यहाँ पर यह हो गया, यहाँ पे 15 में से 10 घटा देंगे तो 5 बचेगा। चूँकि आपने दशमलव बिंदु लगा दिया, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे 10 5 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर घट कर शेषफल 0 आ जाएगा। भागफल आपको सिंपल यही प्राप्त हुआ, ठीक है। 0.15 मिला, हमने यहाँ पर बताया भी यहाँ पे 1.5 था, इसमें जब आप 10 से भाग देंगे दशमलव बिंदु यहाँ पे बाईं साइड खिसकेगा, और जब कोई भी दशमलव संख्या रहेगा उसमें 10 से आप गुणा कर देंगे, दशमलव बिंदु दाहिनी साइड खिसकेगा, ठीक है। इस प्रकार से इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी हम आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पर। प्रश्नावली में पहला प्रश्न देते हैं, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर चलिए जो पहली संख्या दे दी गया फर्स्ट प्रश्न, इसको हम लोग नोट करते हैं। दे दी गया 0. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जीरो है, फिर 8 5 है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 8 यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे 11 जीरो के बाद यहाँ पे 8 5 आपको दिया गया, ठीक है। यही संख्याएं लिखी गई है। अब आपको दशमलव बिंदु को ना यहाँ पर लाना है, ठीक है। यहाँ पर 8 5 के बीच में आपको लाना है, ठीक है, ताकि यहाँ पर पूर्ण रहे, फिर यहाँ पे दशमलव बिंदु रहेगा, और फिर 10 के घाते आपको कोई संख्या आपको गुणनखंड आपको प्राप्त होगा। देखिए क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव बिंदु को हम लोग को यहाँ पर लाना है, तो है ना। हमने कहा कि जब भी यहाँ पे दशमलव बिंदु को दाहिने खिसकाना रहे तो आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब एक बार आप 10 से गुणा करेंगे ना, दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, फिर 10 से आप गुणा कर देंगे, फिर 100 से, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर इसको आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, यदि घातांक के रूप में इसे लिखना रहेगा तो 10 के घात 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का एक गुणनखंड है। अब यहाँ पर 10 गुणते 10 हमने लिख दिया, मतलब यहाँ पे 10 के 2 गुणनखंड है, इसको हम लोग क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, 10 पर 2 घात लिख सकते हैं। 10 के 2 गुणनखंड है ना, यहाँ पर इसको या फिर 100 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब 10 के इस प्रकार से, जब 10 के 3 गुणनखंड रहेंगे तो यहाँ पे 10 पर 3 घात, ठीक है। घातांक के नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, जिस भी संख्या का जितना गुणनखंड रहेगा तो वही वो सेम संख्या होना चाहिए। यहाँ पे सभी 10 का गुणनखंड होना चाहिए, तो यहाँ पे आधार समान हो जाएगा। ये आधार हो गया और यहाँ पर इस पर घात लग गया। घात यही बताएगा कि आधार के कितने गुणनखंड है। आधार यहाँ पे 10 है और 10 पर यहाँ पे घात 3है, तो घात 3 बता रहा है कि यहाँ पे 10 के कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है ना। आधार 10 के कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, घात बताएगा, तो यहाँ पे 3 गुणनखंड है, तो इसको हमने घातांक के रूप में डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट घातांक के रूप में ही संख्याओं को लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्थान हम लोग को दाएं खिसकाना है ना, तो यहाँ पर हम लोग 10 के घाते 12 का अंश में भी गुणा कर देंगे, और जितना भी कोई भी संख्या रहेगा यदि आप गुणा भाग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अंश और हर हमेशा बैलेंस होना चाहिए। जितना आप जितनी संख्याओं का मान लेते हैं कोई भी संख्या है वो हमेशा बैलेंस में होना चाहिए, जीरो को छोड़कर ही गुणा करेंगे। यहाँ पे कोई भी संख्या से यदि अंश में गुणा कर रहे हैं तो हर में भी गुणा करेंगे, ताकि यहाँ पर जो भी संख्या लिखी गई रहे वो हमेशा बैलेंस रहे ना, बराबर रहे। अब ऐसा नहीं कि कोई संख्या मान लेते यही संख्या है, इसमें आपने अंश में 5 से गुणा कर दिया, हर में आपने 10 से गुणा कर दिया, इस प्रकार से नहीं करेंगे। यदि अंश में 5 से गुणा करें, यदि आपको प्रश्न में ऐसा आवश्यकता है तो अंश में 5 से गुणा करें, तो हर में भी 5 से गुणा करेंगे, ताकि संख्या जो रहे वो आपका बैलेंस में रहे, है ना। जितना से गुणा करेंगे उतना से भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को दशमलव बिंदु को यहाँ पर लाना है, तो हमने बताया कि यहाँ पे 10 पर, मतलब यहाँ पे 1 पर कुल यहाँ पे 12 जीरो का आवश्यकता होगा, है ना। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर 10 के 12 गुणनखंडों का आवश्यकता होगा, तो उसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, जिस प्रकार से हमने इस प्रकार से लिखा ना, 10 का एक गुणनखंड रहेगा तो 10 पर 1 घात, 10 के 2 गुणनखंड रहेगा 10 पर 2 घात। इसी प्रकार से 10 के यहाँ पर यदि 12 गुणनखंड रहेंगे तो हम लोग सिंपल इसको 10 पर क्या लिखेंगे, 12 घात लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इसका हम लोग अंश और हर में गुणा भाग कर देते हैं। चलिए बाकी एक बार हम इसको नोट कर देते हैं। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और फिर था 8 5, और हम लोग यहाँ पे 10 के घाते 12 का यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, तो हमें भाग भी करना पड़ेगा। चाहे तो सबके नीचे लिख सकते हैं या फिर यहीं पर लिख सकते हैं सिंपल। 10 पर घाते हमने 12 से गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया, ताकि ये संख्या बैलेंस में रहे, है ना। चलिए अब यहाँ पर जो 10 पर घात 12 है, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा हो जाएगा ना, तो जब इसमें से यहाँ पर 10 के 12 गुणनखंड है, जब 10 का एक गुणनखंड का इस्तेमाल करेंगे दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार से दूसरी बार 10 का गुणनखंड लेंगे तो यहाँ पे दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बार में यहाँ पर, तीसरी बार में यहाँ पर, इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे 12 बार में हमें पता है, हमने यहाँ पर गिना था, है ना, कि यहाँ पे 12 बार में दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग ये क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पे 8 दशमलव हमने 5 लिख दिया। दशमलव बिंदु को यहाँ पर जो 10 के 12 गुणनखंड थे, ये यहाँ पर दशमलव बिंदु को यहाँ पर लाने के लिए इस्तेमाल हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हर में है यह बचा हुआ है ना, तो इसको हम लोग इस प्रकार से नोट कर देते हैं। 10 पर घाते हमने 12 को सिंपल नोट कर दिया। अब देखिए
यहाँ पर हमने पढ़ा था घातांक के नियम में कि जब भी कोई संख्या हर में है, ठीक है, इस प्रकार से हमने एक नियम पढ़ा था घातांक के नियम में। प्रश्नावली 10.1 में हमने एक नियम पढ़ा था कि मान लेते हैं 1 बटा यहाँ पर a की घात है कोई संख्या है और उस पर ऋणात्मक घात है, तो यदि उसको अंश में ले जाते हैं तो उस पर घात धनात्मक हो जाता है, ठीक है। प्रश्न में आएगा इस प्रकार से भी आपको संख्याएं देगा, यहाँ पर ऋणात्मक घात रहेगा तो अंश में ले जाएंगे तो उस पर घात हो जाएगा धनात्मक, ठीक है। a पर घात यहाँ पे यम हो गया। और उसी प्रकार से यदि धनात्मक घात है, मान लेते हैं 1 बटा a पर यहाँ पर धनात्मक घात है हर में, है ना, तो यदि इसको आप अंश में ले जाएंगे तो इस पर घात हो जाएगा ऋणात्मक, a पर यहाँ पे ऋण घात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों नियमों को आप ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर यही नियम लग रहा है। यहाँ पे हर में रहेगा जो भी संख्या है इसको हम लोग को अंश में करके लिखना है, अंश में कर देंगे तो इस पर जो भी घात है वो घात ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं 8.5 गुणित 10 पर ऋण 12 घात, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो भी संख्या था, जो भी दशमलव संख्या दे दिया गया था, अब यहाँ पे इस संख्या को हमने मानक रूप में लिख दिया, जो कि यहाँ पर यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव बिंदु है और यहाँ पर जो ये संख्या है यहाँ पर 1 और 9 तक, 1 से संख्या 1 से 9 तक के बीच में है ये संख्या, ठीक है। और फिर उसके बाद दशमलव बिंदु है और फिर गुणते में यहाँ पे 10 पर यहाँ पे आधार 10 है, ठीक है, आधार 10 के रूप में लिखेंगे। घात उस पर चाहे धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या लिखा गया था उसको हमने यहाँ पर मानक रूप में लिख दिया। सेकेंड प्रश्न में आपको संख्या दे दिया गया है 0 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है, इस पर नोट करते हैं 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर उसके बाद था 9 4 2। अब देखिए दशमलव बिंदु को आपको लाना कहाँ पर है, दशमलव बिंदु को आपको यहाँ पर 9 के बाद जस्ट लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना से आपको गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 1, यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है, मतलब 10 पर एक घात हो जाएगा। हम लोग सिंपल यहाँ पे 1 2 करके इस प्रकार से गुणा कर मतलब गिन लेते हैं और गिनने के बाद हम लोग वो क्या हो जाएगा 10 के गुणनखंडों पर घात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पर भी 10 पर 12 घातों का आपको आवश्यकता पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे दशमलव बिंदु यहाँ से यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक बार नोट कर देते हैं 0 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर यहाँ पर था 9 4 2 था, तो यहाँ पर 10 पर हमने 12 घात से गुणा कर दिया। साथ साथ यहाँ पर जो भी संख्या है उसको बैलेंस रखने के लिए हम लोग 10 पे घात 12 से भाग भी देंगे। तो यहाँ पर दशमलव बिंदु को यहाँ से यहाँ लाने में यहाँ पर 10 पे घात 12 का इस्तेमाल हो जाएगा, है ना। उतना से ही हमने गुणा किया ताकि दशमलव बिंदु यहाँ से यहाँ पर आ जाए, है ना। तो यहाँ पर 9.42 हो गया, लेकिन अभी हर में बचा हुआ है 10 पर 12 घात बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग अंश में लिखेंगे तो सिंपल जो भी यहाँ पर घातांक है, ठीक है, जो घात का अंक है उसे ऋणात्मक कर दीजिए और अंश में लिख दीजिए। यहाँ पे 9.42 हमने लिख दिया और 10 पर घात हम लोग ऋण 12 लिख देते हैं। यहाँ पर जो भी संख्या था उसको हमने मानक रूप में लिख दिया। थर्ड वाले प्रश्न में आपको संख्या दे दिया गया ना, यहाँ पर दे दिया गया 6 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे 6 0 2 के बाद यहाँ पे 13 0 है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। यहाँ पे दे दिया गया था 6 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 13, इतने इसके बाद शून्य है। अब यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या है, अब इसको हम लोग को लिखना है मानक रूप में। तो यहाँ पर इसको आप चाहें तो दशमलव बिंदु इस प्रकार से 0 करके लिख सकते हैं। कोई भी आपको पूर्ण संख्या लिखा रहता है ना तो उसके जस्ट बगल में 0 रहता है। यदि हम लोग सिंपल यहाँ पे यदि मान लेते हमने सिंपल यहाँ पे 12 लिख दिया है ना, तो यहाँ पे यदि 12 है ना तो एक पूर्ण संख्या है, इसके जस्ट बाद दशमलव बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे इसको 12.0 करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी पूर्ण संख्या था इसके जस्ट बाद यहाँ पर हमने दशमलव बिंदु करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस दशमलव बिंदु को आपको यहाँ पर लाना है ना, 6 पूर्ण संख्या इसके जस्ट बाद में यहाँ पर लाना है। तो हमने बताया कि जो यहाँ पर संख्याएं थी, यहाँ पर दशमलव बिंदु यहाँ था, तो यहाँ पे दशमलव बिंदु को दाहिने ले जाने के हम लोग के लिए यहाँ पर ना गुणा का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे जब हम दशमलव बिंदु यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, अब इसको आपको बाएं ले जाना है तो हम लोग को 10 से भाग देना पड़ेगा, है ना। तो देख लेते हैं 10 पर 10 के कितने गुणनखंडों का आवश्यकता होगा, जो कि दशमलव बिंदु यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो चलिए गिन लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 10 पर 15 घात की आवश्यकता होगी। चलिए यहीं पर गुणा कर देते हैं, 10 पर घात 15 और यहाँ पर
हर में भी हो गया 10 पर घात 15। तो यहाँ पर ना 10 पर घात 15 जो हर वाला है इसी का हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। चूँकि दाहिने ले जाना रहता है ना, तो यहाँ पर गुणा का इस्तेमाल करना पड़ता है, गुणनखंडों का। यहाँ पे 10 से भाग देंगे तब दशमलव बिंदु यहाँ पर आएगा, है ना। यदि यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे ना, दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें भाग ले जाकर यहाँ पर ले जाना है ना। तो एक बार 10 से भाग देंगे यहाँ पर, फिर इस प्रकार से यहाँ पर हमने गिना भी था 10 पर घात में, यहाँ पर 10 के 15 गुणनखंडों का आवश्यकता होगा, तब हम लोग भाग देंगे, दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर भाग वाले का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। भाग वाले का इस्तेमाल हो जाएगा दशमलव बिंदु को यहाँ पर लाने में। लिख देते हैं बराबर, यहाँ पे 6 दशमलव, यहाँ पे 0.2 हो गया, ठीक है। दशमलव बिंदु आपका यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जो भाग वाले जो 10 के 15 गुणनखंड थे उनका इस्तेमाल हो गया भाग देने के, मतलब दशमलव बिंदु को यहाँ पर लाने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर बचा हुआ है आपका 10 पर घात यहाँ पे 15 बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा एक का इस्तेमाल हो जाएगा। यदि यहाँ पर मान लेते हैं दशमलव बिंदु को बाएं साइड ले जाना रहेगा तो हर में जो 10 पर घात में जो भी संख्या रहेगा उसका इस्तेमाल हो जाएगा। यदि यहाँ पे दशमलव बिंदु को बाएं ले जाना रहेगा तब, और यहाँ पर दशमलव बिंदु को दाहिने ले जाना रहेगा तो यहाँ पर गुणा का इस्तेमाल हो जाएगा। जो भी 10 के यहाँ पर गुणनखंड रहेंगे अंश में जो हम लोग लिखे रहेंगे यहाँ पर, तो हम लोग पहले इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे कि कितना का हमें गुणा करना है और कितने से भाग देना है। मतलब जितना से गुणा करना रहेगा, जैसा हम लोग को प्रश्न में आवश्यकता रहेगा, दशमलव बिंदु दाहिने बाएं ले जाना रहेगा, फिर हम लोग देख लेंगे कितना गुणनखंडों का हमने गुणा किया तो उतना का हम लोग भाग दे देंगे। यदि जितना 10 के गुणनखंडों का हमने भाग दिया उतना का हम लोग गुणा कर देंगे। साथ साथ हम लोग बैलेंस भी करते हुए चलेंगे, है ना। यहाँ पर हमने देखा कि 10 पर घात 15 का यहाँ पर हम लोग को भाग देना पड़ेगा दशमलव बिंदु को यहाँ पर ले जाने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो संख्या है वो बैलेंस में रहे, इसके लिए हमने 10 पर घात 15 से गुणा भी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव बिंदु आपका यहाँ पर आ गया। चलिए अब यहाँ पर जो संख्या हमने लिखा यहाँ पर एक मानक रूप में संख्या लिखी गई है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 6.0 है। यहाँ पर जो संख्या लिखा गया है, जो पूर्ण संख्या है, ये यहाँ पर एक से लेकर 9 तक के बीच में है। साथ साथ यहाँ पे एक 10 का गुणनखंड है और यहाँ पर उस पर घात जो भी रहे, है ना, यहाँ पे 10 के घाते में होना चाहिए और यहाँ पर दशमलव, यहाँ पे पूर्ण संख्या होना चाहिए 1 से 9 तक के बीच में, ठीक है। फिर जस्ट उसके बाद दशमलव बिंदु होना चाहिए। चौथे प्रश्न में आपको संख्या दे देगा यहाँ पे 0 दशमलव, फिर देख लीजिए कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है। फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 3 7 है। इसको नोट करते हैं। 0 दशमलव इस प्रकार से दिया गया था, 8 जीरो था, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। फिर यहाँ पे दिया गया था 8 3 7 दे दिया गया था। अब दशमलव बिंदु को यहाँ पर ना, दशमलव बिंदु को यहाँ पे दाहिने ले जाना है। तो यहाँ पे दशमलव बिंदु यहाँ से यहाँ पे ले जाने पे 10 के गुणनखंड का आवश्यकता होगा। 10 से मान लेते हैं ये संख्या है, 10 से हम लोग गुणा कर देंगे ना, दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाएगा 10 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर हम लोग को दशमलव बिंदु को, चूँकि यहाँ पर जो एक पूर्ण संख्या है इसके जस्ट बाद में हमें यहाँ चाहिए, तो गिन लीजिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 पर घात है, हमें 9 से गुणा करना पड़ेगा। साथ साथ हम लोग यहाँ पे इस संख्या को बैलेंस रखने के लिए हम लोग 10 से यहाँ पे 10 पे घात 9 से हम लोग भाग भी दे देते हैं, है ना। अब यहाँ पे दशमलव बिंदु को यहाँ पे जो 10 पर घात 9 है, 10 के यहाँ पर जो 9 गुणनखंड है, यहाँ पे दशमलव बिंदु को यहाँ तक लाने में इस्तेमाल हो जाएंगे, लेकिन अभी हर का बचा रहेगा। लिखते हैं यहाँ पर, यह हो गया दशमलव बिंदु को यहाँ पर ला देते हैं। यहाँ पे 8.37 8 यहाँ पे 3 7 को हमने लिख दिया, लेकिन अभी हर में का जो यहाँ पे 10 पे घाते 9 है ये अभी बचा हुआ है ना। यहाँ पे गुणा वाला तो इस्तेमाल हो गया। चलिए इसको हम लोग और किस प्रकार से लिख सकते हैं, 8.37। अब इसको हम लोग अंश में ले जाते हैं। अंश में ले जाएंगे तो जो भी घातांक की संख्या रहेगी वह ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणते लिख देते हैं, 10 पर घात यहाँ पे ऋण 9 घात। तो यहाँ पर जो भी संख्या था इसको हमने यहाँ पर एक मानक रूप में लिख दिया। पाँचवें प्रश्न में यही संख्या दे दिया गया है, 3 1 8 6 है, फिर 1 3 3 6 7 जीरो है। चलिए इसको नोट कर देते हैं। यहाँ पे 3 1 8 6 फिर 7 जीरो था, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार और देख लेते हैं, 1 2 3 4 4 3 7, ठीक है, 7 जीरो। अब यहाँ पर दशमलव बिंदु आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे जो भी पूर्ण संख्या है जस्ट इसके बाद में दशमलव बिंदु को आप प्रतिस्थापित कर दीजिए, लगा दीजिए, ठीक है। दशमलव यहाँ पे जीरो करके हमने लिख दिया। अब दशमलव बिंदु दिखने लगा आपको। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर ना दशमलव बिंदु, यहाँ पर हम लोग को भाग का आवश्यकता होगा, है ना, क्योंकि दशमलव बिंदु को हम लोग को बाएं साइड ले जाना है। तो यहाँ पे यदि 10 से हम लोग भाग दे देंगे तो यहाँ पर फिर 10 के 2 गुणनखंडों से भाग देंगे, दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को दशमलव बिंदु यहाँ पर लाना है ना, जस्ट 3 के बाद लाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना समय भाग देना पड़ेगा, जितना से भाग देना पड़ेगा उतना से हम लोग गुणा भी कर देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर यहाँ पे 10 घात से हमने गुणा भी कर दिया और 10 पर 10 घात से हमने भाग भी दे दिया, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो 10 पर 10 घात है यहाँ पर भाग देने में इस्तेमाल हो जाएगा, दशमलव बिंदु को यहाँ पर लाने पे इस्तेमाल हो जाएगा और यहाँ पर यह अंश वाला बचेगा, यहाँ पे, है ना, एक का इस्तेमाल हो जाएगा, एक बचेगा ही। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 10 पे घात 10 था, यहाँ पे दशमलव बिंदु को यहाँ पे लाने में इस्तेमाल हो गया इसका 3.186। यहाँ पे भाग वाला 10 पर 10 घात का इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ पे अंश वाला बचा हुआ है,
10 पर घात हमने 10 लिख दिया, ठीक है। और यही जो संख्या लिखा गया था यह आपका मानक रूप में हमने इस संख्या को सिंपल लिख दिया। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर संख्याएं आपको मानक रूप में लिखी गई हैं, इनको आपको सामान्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है, मतलब दशमलव संख्या या पूर्ण संख्या जो भी रहे उस प्रकार से आपको व्यक्त करना है। अब यहाँ पर पहली संख्या को हम लोग नोट करते हैं, तो जो कि दे दिया गया 3 यहाँ पे 0.2 गुणते 10 पर यहाँ पे ऋण 6 घात है ना। अब यहाँ पर इस संख्या को यहाँ पे ऋणात्मक घात है ना, तो चलिए एक बार हम पूरी तरह से आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे 0.2 है और यहाँ पे ऋणात्मक है। हमने बताया कि किस प्रकार से ये हर में चला जाएगा, ठीक है। 10 पर घात यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऋणात्मक घात था, इसको हमने हर में कर दिया घातांक के ही नियम से, है ना। यहाँ पर कोई ऋणात्मक संख्या रहेगा, यदि धनात्मक करके लिखना चाहते हैं, यहाँ पर पहले वाले प्रश्न में हालांकि हमने इस्तेमाल भी किया है ना। यहाँ पे ऋणात्मक घात है, उसे हर में लिख देंगे तो उस पर घात जो भी रहेगा धनात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पर पता है 10 के यहाँ पे 6 गुणनखंड है। अब जब हमें पता है ना कि जब एक बार हम लोग 10 से भाग देंगे, 10 के एक गुणनखंड से यदि हम लोग भाग देंगे, दशमलव बिंदु यहाँ पे एक अंक यहाँ पे बाएं साइड खिसकेगा, 10 से भाग देंगे तब यहाँ पे 10 के कुल कितने गुणनखंड है, 6 गुणनखंड है। तो 6 बार दशमलव बिंदु को यहाँ पर बाएं साइड खिसका दीजिए। यदि 10 से गुणा करना रहता तो दशमलव बिंदु दाहिनी साइड जाता, लेकिन जब आप भाग देंगे दशमलव बिंदु बाएं साइड जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख दिया 3 और यहाँ पे 0.2 को लिख देते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ 0 को बढ़ा देते हैं, है ना। और 6 अंक बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ से। देखिए यहाँ पर है, फिलहाल में यहाँ पर था, यहाँ पे 3 और 0 के बीच में 1 2 3 4 5, नहीं अभी हम लोग बढ़ाना पड़ेगा, देख लेते हैं। अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर दशमलव बिंदु आप आ गया, है ना। और यहाँ पर सिंपल आप 0 लिख दीजिए, है ना। अब यहाँ पर जो यहाँ पर संख्या थी, यहाँ पर जो मानक रूप में संख्या लिखी गई थी वह यही संख्या था जो कि यहाँ पे दशमलव संख्या था, इसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। यहाँ पे 3.02 में हमने 10 पे घाते 6, मतलब 10 के 6 गुणनखंडों से भाग दे दिया। दशमलव बिंदु यहाँ पे 6 स्थान बाएं खिसक गया, है ना। फिलहाल में यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 स्थान बाएं खिसक गया। तो यहाँ पर जो भी मानक रूप में संख्या लिखा गया था उसको हमने यहाँ पे सामान्य संख्या करके लिख दिया। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस दशमलव संख्या थी तो दशमलव संख्या में हमने इसको लिख दिया। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न हल हो गया। या फिर देखिए इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि जब भी ऋणात्मक घात रहेगा तो यहाँ पे जो भी दशमलव संख्या लिखी गई रहेगी, है ना, तो यहाँ पे दशमलव बिंदु को हम लोग बाएं साइड खिसका देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऋणात्मक घात रहेगा तब, है ना। ऋणात्मक घात मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो 10 से यहाँ पर आपको भाग ही देना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे थे ऋणात्मक घात था ना, तो इसको हम लोग को धनात्मक किए तो यहाँ पर हर में हो गया, तो यहाँ पर हमें भाग देना पड़ा। तो दशमलव बिंदु जो भी रहेगा वो बाएं साइड जाएगा। यदि 10 पर घात धनात्मक रहेगा तो यहाँ पर 10 के यहाँ पे 4 गुणनखंडों को गुणा, है ना। यहाँ पर 10 के 4 गुणनखंड है तो यहाँ पे दशमलव बिंदु क्या जाएगा, दाहिनी साइड खिसकेगा। कितना स्थान, 4 स्थान, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग सेकंड वाले प्रश्न को नोट करते हैं। यहाँ पे जो संख्या था ये सामान्य रूप में बदल गई। अब यहाँ पर नोट करते हैं 4.5 गुणते 10 पर है 4 घात। तो इसका ये मतलब हो गया ना कि यहाँ पे 4.5, और चाहे तो हम लोग एक बार लिख भी सकते हैं 10 के यहाँ पर 4 गुणनखंड है, 1 गुणनखंड 2 3 यहाँ फिर 4, ठीक है। अब इसको चाहें तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, गुणते 1 पर कुल कितने 0, 4 0, 1 2 3 4 इतना गुणा है। दशमलव बिंदु यहाँ पर खिसका दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं 4 दशमलव को हटा देते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 दशमलव बिंदु फिर आपका यहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी संख्या थी मानक रूप में लिखा गया था, इस संख्या को हमने सामान्य संख्या में बदल दिया। यहाँ पर 45 पर कुल 4 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। दशमलव बिंदु एक अंक बाद था तो एक अंक बाद हमने दशमलव बिंदु को प्रतिस्थापित कर दिया और यहीं आपको संख्या प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा, यदि हम लोग देखेंगे 10 पर धनात्मक घात है तो यहाँ पे दशमलव बिंदु को हम लोग सिंपल, यहाँ पे 4 घात था तो 4 घात हम लोग दाहिने दिशा में खिसका देंगे, और यहाँ पे ऋणात्मक घात रहेगा तो बाएं साइड में, है ना। यहाँ पर हमने इस बात को समझ लिया। अब बस हम लोग सिंपल इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर 3 है गुणते यहाँ पर 10 पर ऋण 8 घात, है ना। थर्ड वाला प्रश्न आपको ही दे देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दशमलव बिंदु नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 3 दशमलव आप 0 करके भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऋणात्मक घात है तो ऋणात्मक घात है तो हमने बताया प्रश्न में क्या करना है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 पर 3 लिख सकते हैं और हर में 10 पर कुल 8 घात लिख सकते हैं। फिर आप भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव बिंदु, फिलहाल में इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे ऋणात्मक घात है तो दशमलव बिंदु को हम लोग को बाएं ही खिसकाना है, ठीक है। यहाँ पे धनात्मक रहता है तो दाएं खिसकाते हैं और यहाँ पे ऋणात्मक घात है तो बाएं खिसकाना है। और कितना स्थान खिसकाना है, 8, क्योंकि यहाँ पर 10 के 8 गुणनखंड है, ठीक है। तो हम लोग चलिए दशमलव बिंदु को यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट खिसका देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 3 और यहाँ पे 0 हम लोग बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिनते हैं, दशमलव बिंदु यहाँ पर था, 8 स्थान आपको खिसकाना है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहीं पर आपको दशमलव बिंदु प्राप्त होगा, ठीक है।
यहाँ पर हमने बना दिया। पहले यहाँ पर था दशमलव बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे इसको हल करने के बाद हम लोग को जो सामान्य संख्या थी यही प्राप्त हुआ है ना। आप थोड़ा यहाँ पे जीरो को थोड़ा दूर बनाकर दशमलव बिंदु को दिखा दीजिएगा। हमने बता दिया कि दशमलव बिंदु यहीं पर है। चलिए यहाँ पे थर्ड वाला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न में आपको संख्या यहाँ पर दे देगा है ना, 1 दशमलव फिर यहाँ पे 001 करके दिया है, गुणते यहाँ पर 10 पर 9 घात है। लिखते हैं यहाँ पे 1.0030 है, फिर 1 है और गुणते 10 पर 9 घात है। तो यहाँ पर देख रहे हैं धनात्मक घात है ना, तो दशमलव बिंदु दाहिने साइड खिसकेगा। कितना स्थान? 9वां स्थान। चलिए हम लोग खिसका देते हैं। यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 0 और फिर हम 3 0 है और फिर 1 और यहाँ पे 1 2, इस प्रकार से हम लोग को 0 बना देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग गिनते हैं। यहाँ पे 9 स्थान हमें खिसकाना था, दशमलव बिंदु फिलहाल में यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहीं पर हमें लगाना है ना। दशमलव बिंदु यहाँ पर था, 9 स्थान हमने खिसका दिया दाहिने साइड, क्योंकि यहाँ पर 10 पर घात धनात्मक था। 10 के यहाँ पे धनात्मक 10 गुणनखंड थे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्थान हमने खिसका दिया। यहाँ पर सामान्य संख्या आपकी यही था, जिसको यहाँ पर मानक रूप में इस प्रकार से लिखा गया था। चलिए आ जाते हैं हम लोग 5वें प्रश्न पे। 5वें प्रश्न में आपको दे देगा संख्या 5.8 है। यहाँ पर भी देख रहे हैं 10 पर यहाँ पे धनात्मक ही घात है ना। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग दशमलव बिंदु को दाहिनी साइड खिसका देंगे। चलिए यहाँ पे 12 स्थान आपको खिसकाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 के 12 गुणनखंड है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 5 है, हो गया 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर गिनते हैं हम लोग। दशमलव बिंदु यहाँ पर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। दशमलव बिंदु फिर आप कहीं लगा, चाहे तो यहाँ पर हम लोग सिंपल 0 भी लिख सकते हैं ना। दशमलव बिंदु यहाँ पर था, 10 पर 12 घात था, 10 के यहाँ पर 12 गुणनखंड थे। तो हम लोग दशमलव बिंदु को यहाँ पे 12 स्थान खिसका दिया दाहिने, ठीक है। यहाँ पर धनात्मक घात था इसलिए। चलिए छठा भी प्रश्न है इसमें। छठा प्रश्न आपको दे देगा ना, यही दशमलव संख्या दे देगा, इसको नोट करते हैं। जो कि आपको दे देगा ना 3.6 है, फिर 1 है, 4 है, फिर 9 है, 2 है, फिर यहाँ पे 10 पर घात, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पे देख रहे हैं धनात्मक घात है, तो दशमलव बिंदु को हम लोग को 6 स्थान दाहिने खिसकाना है। 1 2 3 4 5, 5 तो यहीं पर है, 1 0 और हम लोग लगा देते हैं। 3 6 1 4 9 2 और हमने सिंपल 0 लिख दिया। देखिए यहाँ पे दशमलव बिंदु यहाँ पे 6 स्थान दाहिने खिसक जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक घात था। तो यहाँ पर 6 स्थान हम खिसका देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लगेगा दशमलव बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मानक रूप में संख्या लिखा गया था, इसको हमने यहाँ पर सामान्य संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न में जो भी मानक रूप में संख्या लिखी गई थी, उसको हमने सामान्य संख्या के रूप में बदल दिया। आप चाहें तो यहाँ पे दशमलव यहाँ पे 0 जो करके हमने लिखा हुआ है ना, इसको आप हटा भी सकते हैं, सिंपल है ना। यहाँ पर इतना भी सही है, बाकी दशमलव 0 करके भी आपने लिखा हुआ है तो ये भी सही है। प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न दे दिया गया 1 माइक्रोन बराबर 1 बटा यहाँ पे ये संख्या दे गया इतना मीटर के बराबर होता है, ठीक है। यह हो गया। अब यहाँ पर जो सिंपल संख्या दिया गया है ना, यहाँ पर यही संख्या है जो कि मीटर में दे दिया गया। तो अब इस संख्या को हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो जो भी संख्या है सिंपल उस संख्या को नोट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर सेकंड प्रश्न में आपको दे दिया गया एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है ना, इतना होता है। तो इसको हम लोग को जो भी यहाँ पर सिर्फ संख्या है उसी को हम लोग को नोट करना है और उस संख्या को हम लोग सिंपल मानक रूप में व्यक्त कर देंगे। चलिए तो यहाँ पर जो संख्या है इसको हम लोग नोट करते हैं, यहाँ पे हल कर देते हैं हम लोग। हल तीसरा प्रश्न है और तीसरे में भी हम लोग फर्स्ट कॉल करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं जो भी हमें संख्या दे दिया गया था, 1 दिया था और यहाँ पे हर में दे दिया गया ना 1 पर कुल कितनी जीरो है हम लोग गिन लेते हैं। 3, यहाँ पे 3 6 जीरो है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जीरो। चलिए 1 और यहाँ पर हो गया हर में। अब यहाँ पर इसको हम लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं, 10 पर कुल कितना घात लिख सकते हैं 10 के। यदि हम लोग 10 के गुणनखंडों के रूप में इसको लिखना चाहे ना, तो यहाँ पे 10 के कुल कितने गुणनखंड मिलेंगे, जितना जीरो रहेगा उतना ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुल 6 जीरो है तो 10 पर यहाँ पे 6 गुणनखंड आपको प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पे तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 पर हमने सिंपल लिख दिया 6 घात, है ना। तो यहाँ पर 10 पर धनात्मक घात है हर में, इसको हम लोग अंश में ले जाएंगे तो इस पर जो भी घात रहेगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए हम लोग ले जाते हैं, यहाँ पे 1 गुणते हैं, यहाँ पे धनात्मक घात है, बस इसको अंश में लिख दीजिए, लेकिन घात इसका ऋणात्मक कर दीजिए। यहाँ पर हालांकि इस प्रकार से प्रश्नों को हम लोगों ने प्रश्नावली 10.1 में हम लोगों ने इन सब के बारे में सीखा हुआ है ना। जो भी घातांक का नियम होता है सबके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासों में चर्चा कर लिया है ना, कि ये किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी यदि हर में ऋणात्मक घात है,
जो भी घातांक रूप में संख्या लिखी गई है, यदि हर में ऋणात्मक है अंश में ले जाएंगे तो सिंपल चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाए, यहाँ पर ऋणात्मक रहता है तो अंश में ले जाते हैं तो धनात्मक हो जाता। तो यहाँ पर धनात्मक घात था, अंश में ले जाएंगे तो ये सिंपल ऋणात्मक हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो भी संख्या लिखी गई ये मानक रूप में है, यहाँ पर यह पूर्ण संख्या लिखी गई है और गुण दे, जो कि यहाँ पर चाहे तो 1.0 करके भी आप इसको लिख सकते हैं ना। हालांकि यहाँ पर 1, 2, 1 से लेकर यहाँ पर 9 तक कोई भी संख्या रहेगा तो वो पूर्ण संख्या रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर पूर्ण संख्या है, गुणते 10 पर यहाँ पर गुणते यहाँ पर 10 का एक गुणनखंड है, उस पर जो भी घात रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या है ये मानक रूप में हमने लिख दिया। सेकेंड वाले प्रश्न में आपको यही संख्या दे देगा, इसको हम लोग सिंपल नोट करते हैं, जो कि दे देगा 0 और देख लीजिए कुल कितने जीरो है यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18 जीरो है। फिर उसके बाद 1 6 है, चलिए नोट करते हैं 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर कुल कितने हैं 6 होगा, यहाँ पे 3 3 6 है, यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पर एक और आपको नोट करना है। इस प्रकार से हो गया। और फिर इसके बाद 1 6 है। तो अब देखिए दशमलव बिंदु को आपको लाना कहाँ पर है, दशमलव बिंदु यहाँ पर है फिलहाल में, है ना, यहाँ पर है। अब इस दशमलव बिंदु को हम लोग को यहाँ पर लाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें मानक रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हमें कितना से गुणा भाग करना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं दशमलव बिंदु को हम लोग को कितना खिसकाना है। तो यहाँ पर 1 2 3, मतलब 3 यहाँ पे, 3 6, 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 1 19, ठीक है। 19 यहाँ पे 19 बार आपको दशमलव बिंदु को खिसकाना है। तो यहाँ पे 10 पर घात हमने 19 से गुणा कर दिया और साथ साथ समीकरण बैलेंस रहे, इसलिए हमने 10 पर घात 19 से भाग दे दिया। तो यहाँ पर चूंकि आपको दशमलव बिंदु को दाहिने साइड ले जाना है ना, तो यहाँ पे गुणा वाले जो भी यहाँ पर है, यहाँ पे 10 से आपको गुणा करना पड़ेगा। दशमलव बिंदु को एक स्थान खिसकाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे दशमलव को 2 बिंदु खिसकाने के लिए, दशमलव को 2 स्थान दाएँ खिसकाने के लिए 10 के 2 गुणनखंडों का आवश्यकता होगा। इस प्रकार से यहाँ पर दशमलव बिंदु को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए 10 के 19 गुणनखंडों का आवश्यकता होगा। इसलिए यहाँ पर हमने 10 के घात 19 से गुणा कर दिया और साथ साथ यहाँ पे जो भी संख्या बैलेंस में रहे इसके लिए हमने इतना से भाग भी दे दिया, है ना। तो यहाँ पे 10 के घात 19 का इस्तेमाल हो जाएगा, जो यहाँ पर गुणा में है, इसका इस्तेमाल हो गया दशमलव बिंदु को यहाँ पर लाने में, है ना। लिख देते हैं दशमलव बिंदु को यहाँ पर लाने में, यहाँ पे 1.6 हो गया, लेकिन यहाँ पे 10 के जो 19 गुणनखंड थे गुणे में, इन सब का इस्तेमाल भी हो गया। और यहाँ पे हर में बचा हुआ है 10 पर घात कितना 19 घात बचा हुआ हर में। चलिए इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हर में हमने बताया सिंपल यदि अंश में ले जाएंगे तो यहाँ पे घात सिंपल ऋणात्मक कर दीजिए, 1.6 गुणते 10 पर घात यहाँ पे ऋणात्मक कर दीजिए, ऋण 19 घात, इतना ही कूलाम हो जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का आवश्य इतना कूलाम होता है, लेकिन बस हमें संख्या नोट करना था और संख्या को हम लोग को यहाँ पे मानक रूप में बदलना था। तो यहाँ पर जो भी संख्या था उसको हमने मानक रूप में बदल दिया। तो यहाँ पे सेकेंड प्रश्न हल हो गया। चलिए थर्ड प्रश्न में जो भी आपको दे देगा संख्या, सिर्फ हम लोग को संख्या से मतलब है ना, संख्या को नोट करते हैं। थर्ड प्रश्न में यही संख्या है जो कि दे देगा 0 दिया हुआ है कि जीवाणु की माप इतना मीटर है। यहाँ पर बस हम लोग को संख्या को नोट करते हैं। 0 कितना जीरो है 3 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो और फिर यहाँ पर 5 है। तो दशमलव बिंदु को हम लोग को यहाँ पर लाना है ना। चलिए ला देते हैं। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर 3 हो गया, 4 5 6 7 स्थान आपको खिसकाना है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 10 पर घाते 7 से हम लोग गुणा भी कर देते हैं और 7 से हमने भाग भी कर दिया, 10 पर घात 7 से। यहाँ पर गुणते जो 10 पर 7 घात है, यहाँ पर यह इसको दशमलव बिंदु को यहाँ पर लाने में इस्तेमाल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर सिंपल संख्या 5 हो गया, या फिर 5 दशमलव इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5.0 करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर सिंपल आप 5 भी करके लिख सकते हैं, दोनों का बात सेम ही है। चलिए यह हो गया। तो दशमलव बिंदु यहाँ पर हमने ला दिया, तो यहाँ पे जो 10 पर 7 घात थे यहाँ पे गुणे में इस्तेमाल हो गए, है ना। क्योंकि यहाँ पे यदि दशमलव बिंदु को दाहिने साइड ले जाना रहेगा तो यहाँ पे 10 के हम लोग को गुणा की आवश्यकता होगी, है ना, 10 से गुणा करने की आवश्यकता होगी। और यदि बाएं साइड ले जाना रहता तो हम लोग को भाग देने का आवश्यकता होता। तो यहाँ पे जो 10 पर घात 7 है इसका इस्तेमाल हो गया, लेकिन अभी हर में बचा हुआ है 10 पर घात 7 बचा हुआ है, तो इसको हम लोग अंश में ले जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल 5 लिख दीजिए, है ना, या 5.0 भी लिख सकते हैं या सिंपल 5 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो हर में है ना संख्या, तो इसका अंश में ले जाएंगे तो घातांक इसका ऋणात्मक हो जाएगा, 10 पर घात यहाँ पे ऋण 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो भी संख्या लिखा गया था ये संख्या थे, इस संख्या को हमने मानक रूप में यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। चलिए थर्ड प्रश्न हो गया, आ जाते हैं हम लोग चौथे पे। चौथे वाले प्रश्न में दिया गया पौधों की कोशिकाओं की माप इतना मीटर है। चलिए जो भी संख्या दे देगा सिंपल हम लोग इस संख्या को नोट करते हैं, जो कि दे देगा 0 कुल 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो और फिर दे देगा 1 2 7 5। अब देख लीजिए दशमलव बिंदु को आपको लाना कहाँ पर है, दशमलव बिंदु यहाँ पर है। अब दशमलव बिंदु को आपको यहाँ पर लाना है ना, तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। दशमलव बिंदु को दाहिने ले जाना चाहते हैं ना, तो 10 से गुणा करने की आवश्यकता है, लेकिन कितना से गुणा करने की आवश्यकता है बताते हैं। 1 2 3 4 5, 10 के यहाँ पर 5 गुणनखंडों का आवश्यकता होगा, तो यहाँ पर गुणा भी कर दिया, साथ साथ भाग भी कर देते हैं।
यहाँ पे संख्या बैलेंस में रहने के लिए। अब दशमलव बिंदु यहाँ पे जो 10 पर 5 घात है, यहाँ पे 10 के 5 गुणनखंडों का इस्तेमाल हो जाएगा दशमलव बिंदु को यहाँ से यहाँ पर लाने में। 1.275 हमने लिख दिया, लेकिन अभी हर में जो 10 पर घात 5 है यह अभी इस प्रकार से बचा हुआ है। चलिए इसको हम लोग अंश में ले जाते हैं, 1.275 और यहाँ पे इसको अंश में ले जाएंगे, घात सिंपल ऋणात्मक कर दीजिए, 10 पर घात यहाँ पे ऋण 5 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। इस प्रकार से जो भी संख्या यहाँ पर यही संख्या दिया था, जो संख्या दिया गया था उसको हमने मानक रूप में बदल दिया। चौथा प्रश्न हो गया। पाँचवें पर आ जाते हैं। पाँचवें में आपको दे देगा है ना, मोटे कागज की मोटाई यहाँ पर दे देगा 0.07 mm है। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपल इसी का आवश्यकता है, 0.07, सिर्फ हम लोग को इतने की आवश्यकता थी। चलिए अब यहाँ पे दशमलव बिंदु को सिंपल यहाँ पे ले जाना है ना। यहाँ पे 10 के 1 गुणनखंड 2 गुणनखंड का आवश्यकता होगा, तो 10 पर हमने घात 2 से यहाँ पे गुणा कर दिया और यहाँ पर संख्या को बैलेंस रखने के लिए उतना से हमने भाग दे दिया। तो यहाँ पर जो 10 के 2 गुणनखंड है, मतलब 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा कर देंगे, दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, तो सिंपल आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दशमलव बिंदु यहाँ पर आ गया। यहाँ पे 10 के 2 गुणनखंडों का इस्तेमाल हो गया जो गुणा में था, लेकिन हर में वाला अभी बचा हुआ है, 10 पर घात अभी 2 बचा हुआ है। अब इसको हम लोग सिंपल अंश में ले जाते हैं, तो 7 गुणते 10 पर हमने घात ऋण 2 लिख दिया। यहाँ पर धनात्मक था हर में, अंश में ले गया तो हमने यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा, जो भी घातांक की संख्या रहेगा उस पर घात ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे पाँचवें वाले प्रश्न में जो भी आपको संख्या दे दिया गया था उसको हमने मानक रूप में व्यक्त कर दिया, है ना। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 3 में पाँचों प्रश्न दे दिए गए थे, जो भी संख्याएं थी उसको हमने मानक रूप में व्यक्त कर दिया। प्रश्न नंबर 4 दे दिए गए, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा 5 कागज़ की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई यहाँ पे 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे देगा ना 5 किताबें हैं, ठीक है, कोई ढेर लगा हुआ है, किताबों का ढेर है और उसमें कागज़ भी है। तो यहाँ पर दे देगा 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक एक किताब की मोटाई आपको दे देगा इतना, ठीक है, इतना mm है। तो यहाँ पर 5 किताब का रहेगा, सिंपल हम लोग 5 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पे 5 कागज़ की सीटें भी हैं और यहाँ पे प्रत्येक सीट की आपको मोटाई दे देगा ना, जो कागज़ की सीट है उसकी मोटाई आपको दे देगा इतना mm है। तो इसमें भी हम लोग 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे पाँचों सीट का मोटाई ज्ञात हो जाएगा। और इसमें हम लोग 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे पाँचों किताबों का मोटाई आपको ज्ञात हो जाएगा। सिंपल दोनों को जोड़ देंगे तो उस ढेर का हमें कुल मोटाई ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम लोग लिख देते हैं, सिंपल हम लोग हल करने वाले हैं चौथे प्रश्न को। यहाँ पर दे दिए गए, यहाँ पर ढेर लगा हुआ है, एक ढेर में 5 किताब है और 5 यहाँ पे कागज़ की सीटें हैं। लिख देते हैं, एक किताब की मोटाई आपको दे देगा, एक किताब की मोटाई बराबर 20 mm। 20 mm है, तब हम लोग लिख देते हैं 20 किताबों, नहीं 20 नहीं, 5 किताबों का ज्ञात करना है। 5 किताबों की मोटाई, इसमें हम लोग को सिंपल 5 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 5 गुणते 20 हो जाएगा, जो कि आएगा मात्रक आपको mm में ही। यहाँ पे 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, इतना mm, ठीक है। मतलब हमने 5 किताबों का मोटाई ज्ञात कर दिया। अब इसी प्रकार से 5 यहाँ पर कागज़ की सीटें हैं ना, उनका भी हम लोग मोटाई ज्ञात कर लेते हैं और सिंपल दोनों का जोड़ देंगे। लिख देते हैं, दिया हुआ है ना, एक कागज़ की सीट की मोटाई आपको दे दिया गया था 0.016 mm। तब यहाँ पे 5 कागज़ की मोटाई, मतलब 5 कागज़ की सीट का मोटाई आपको ज्ञात करना था। लिख देते हैं, तब 5 कागज़ रहेगा, कागज़ की सीट की मोटाई बराबर, यहाँ पे 5 का गुणा कर दीजिए, 5 गुणते 0.016 mm। इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, हासिल 3 लगा, 5 एकम 5, हासिल 3 जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो गया। और दशमलव बिंदु 3 अंक बाद है, 1 2 3 अंक बाद है, 3 अंक बाद लगा दीजिए, 1 2 0 बढ़ा देते हैं, 1 2 3 अंक बाद यहाँ पे दशमलव बिंदु लग जाएगा, ठीक है, इतना mm। अब यहाँ पर
जो 5 किताबें हैं उसका भी मोटाई हमने ज्ञात कर दिया, और जो यहाँ पर 5 कागज़ की सीटें थी इनका भी मोटाई हमने ज्ञात कर दिया। उस ढेर में कुल 5 किताबें थी और 5 कागज़ की सीट था, है ना, तो दोनों का मोटाई हमने ज्ञात कर दिया। अब दोनों को हम लोग सिंपल जोड़ देते हैं, लिख देते हैं ढेर रहेगा ढेर की कुल मोटाई बराबर लिख देते हैं किताबों की मोटाई और प्लस कागज़ या कागज़ों की सीटों की मोटाई। जो कि है यहाँ पे 100 mm, किताबों की मोटाई हमने ज्ञात किया 100 mm, और प्लस यहाँ पे 5 कागज़ की सीटें थी इनका मोटाई हमने ज्ञात किया 0.080 mm। अब जब सिंपल इन दोनों को जोड़ेंगे ना, यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ पे 100 है जो कि एक पूर्ण संख्या है ना, इसके यदि दशमलव करके लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे दशमलव बिंदु इसके जस्ट बाद रहेगा, ठीक है। दशमलव चलिए हमने 0 करके लिख दिया, और इसमें हमें जोड़ना है तो यहाँ पे दशमलव को एकदम ठीक सामने लिख दीजिए, ठीक है। दशमलव को हमने सामने लिख दिया, और 0 है और फिर 8 है, और फिर यहाँ पे 0 चाहें तो लिख भी सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे इस 0 को हमने बढ़ा दिया, चलिए यहाँ पर जोड़ देंगे तो 0 हो गया, यहाँ पर 8 मिला, यहाँ पर 0, यहाँ पर दशमलव बिंदु, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आपको प्राप्त हो, आप चाहें तो इस 0 को हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिला हल करने पर 100.08, चलिए इतना ही लिख देते हैं। आप चाहें तो इस 0 को हटा भी सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। यदि दशमलव के बाद में कोई भी 0 है ना, कितना हो भी 0 रहेगा ना, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हालांकि कोई संख्या रहेगा उनके बीच में तो लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर है ना दशमलव बिंदु है, अब यहाँ पे 0 है, ठीक है, और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पर 8 तक है तो यहाँ पे इस 0 को तो लिखना अति आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पे इसके बाद आप चाहें तो कितना हो भी 0 लगा सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है ना, उसे चाहें तो लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। चलिए इतना हमने नोट कर दिया, ये है यम में। और यहाँ पे ये जो भी मोटाई है इसको हम लोग चाहें तो मानक रूप में लिख सकते हैं ना। मानक रूप में लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे 10 से हम लोग को गुणा करना पड़ेगा, साथ साथ 10 से हमें भाग, मतलब 10 पे घाते 2 से, है ना, क्योंकि यहाँ पे दशमलव बिंदु को हमें 2 स्थान बाएं साइड खिसकाना है, तो यहाँ पे 1 स्थान 2 स्थान, है ना। तो यहाँ पे 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, 100 से भाग भी करना पड़ेगा। तो 100 के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, सिंपल 10 पर घात हमने 2 लिख दिया। चलिए यहाँ पर जब आप यहाँ पर भाग देंगे ना तो भाग वाला तो इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ पे 10 के घाते 2 से भाग देंगे, मतलब जब एक बार 10 से भाग देंगे दशमलव बिंदु एक बार दाएं स्थान मतलब बाएं साइड खिसकेगा, और जब फिर दूसरी बार 10 से भाग देंगे दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 1.00। फिर यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम लोग को इन तीनों 0 को लिखना पड़ेगा। दशमलव बिंदु को हमने यहाँ पर लाया हो ना, क्योंकि यहाँ पर 8 संख्या है, तो यहाँ पर आपको इन 0 को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 0 है फिर 8 है, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जो 10 पर घात 2 था हर में, इसका तो यहाँ पर दशमलव बिंदु को बाएं साइड खिसकाने में इस्तेमाल हो गया, लेकिन यहाँ पर 10 पर घात 2 बचा हुआ है, तो इसको हमने सिंपल लिख दिया 10 पर घात 2, ठीक है। इतना यम जो कागज़ यहाँ पे ढेर की कुल मोटाई थी ये हमने ज्ञात किया, इतना आपको प्राप्त हुआ, जो कि था 1.008 गुणित 10 पर घात 2 यम। चलिए तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली में कुल 4 ही प्रश्न था, चारों प्रश्न हल हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।